अस्सलाम वालेकुम। इट्स राहिला है। हमने लेक्चर 1 में एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूक्लियस खुद किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। आज हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं। दो तरह की फोर्सेस में पाई जाती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरी न्यूक्लियर फोर्स। फिर हम डिस्कस करेंगे कि वाई लाइट न्यूक्लियाई आर स्टेबल एंड वाई हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। फिर उसके बाद हम मीजोन एक्सचेंज थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो एटम की न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। नंबर 1 पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द चार्ज पार्टिकल्स हैव डिफरेंट और सेम चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम दूसरा नाम कूलम फोर्स भी कहते हैं। ये दो चार्ज पार्टिकल के दरम्यान में होती है। दोनों चार्ज पार्टिकल ये तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। इस वजह से अगर दोनों के दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, यानी या तो वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो कौन सी फोर्स आएगी? रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अगर एक चार्ज नेगेटिव है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, तो दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स आएगी उसको हम बोलेंगे अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस में देखें तो न्यूक्लियस में क्या मौजूद है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद हैं। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल हैं, उनको तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन प्रोटॉन्स क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी? रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। और रिपल्सिव जब होगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जब भी करीब आने की कोशिश करेंगे तो रिपल्जन की वजह से वो दूर हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस हमारा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे कि ये हम देखते हैं, अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर दो लाइक चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या दो नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये रिपल्जन क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्जेस को, ऑपोजिट चार्जेस को देखें, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे फोर्स कौन सी होगी? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद अब हम एक फैक्टर पढ़ते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। यानी अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस प्रोटॉन्स के दरमियान बढ़ता जा रहा है, तो रिपल्जन जो है वो कम होती जाएगी, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। ठीक। फिर इसके बाद हम दूसरी जो टाइप ऑफ फोर्सेज हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस में जो होती हैं, वो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स यानी कहा जाता है। इसमें हमें कोई नहीं है कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, चार पार्टिकल्स वो कौन से हैं, यानी वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, न्यूट्रल हैं, हमें इससे कुछ भी कंसर्न नहीं है। इसमें क्या होता है कि फोर्स जो है वो बिटवीन प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स होती है, बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होती है, एंड बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होती है। वो कैसे होती है वो हम मीजोन थ्योरी में डिस्कस करेंगे। इससे क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है? न्यूक्लियॉन्स, हमने न्यूक्लियॉन्स पढ़ा था क्या होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब चार नेचर ऑफ चार पे नहीं करे, डिपेंड नहीं करी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में बगैर किसी और मतलब, यानी हालांकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। किस फोर्स की वजह से? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है कब? जब डिस्टेंस जो है न्यूक्लियॉन्स के दरमियान तकरीबन 1.4 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तब न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ये न्यूक्लियर फोर्स हम देखते हैं, ब्लू वाला न्यूट्रॉन को शो कर रहा है और रेड वाला प्रोटॉन को शो कर रहा है। अब क्या है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं? मतलब एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव इन दोनों के दरमियान फोर्स है। किस वजह से? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। इसी तरह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इन दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स है। किस वजह से? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। लेकिन अगर हम प्रोटॉन को देखें तो ये रिपल्सिव है। किस वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अच्छा, हम कहते हैं कि स्मॉल न्यूक्लियर जो है वो स्टेबल है। तो कैसे है वो स्टेबल? आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसे। If an atom of an element is small, its nucleus is also small. Thus protons and neutrons are very close to each other. जब हम कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो छोटा है, तो उसका न्यूक्लियस भी उस हिसाब से छोटा होगा, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो थोड़ी होगी, और इस वजह से वो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक होंगे। जब वो नज़दीक होंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी।
क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का रिलेशनशिप जो डिस्टेंस से वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी अगर दोनों के दोनों यानी न्यूक्लियॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स अगर आपस में एक दूसरे के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स दोनों की दोनों क्या हैं, कम होंगे। लेकिन ये देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या है, बिल्कुल क्लोज हैं, तो जिस वजह से न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ज़्यादा होगी। At the same time, due to the smaller distance, electrostatic force of repulsion becomes greater in magnitude. न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बिल्कुल नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट है। जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नज़दीक प्रेजेंट है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रही है, तो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो बढ़ेगी, क्योंकि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है स्मॉल न्यूक्लियर में कि अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो डोमिनेट कर जाती है। यानी अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस वजह से हमारे स्मॉल न्यूक्लियर जो हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक, वाई बिग न्यूक्लियर स्टेबल ये क्यों अनस्टेबल होते हैं? इस वजह से कि जब एक एटम बिग है उसका न्यूक्लियस क्या है, लार्ज है, इस वजह से न्यूक्लियॉन्स क्या हैं कि वो ग्रेटर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। न्यूक्लियॉन्स ग्रेटर डिस्टेंस में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो भी कम हो गई है और रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम हो गई है। लेकिन इन न्यूक्लियाई में यानी लार्जर न्यूक्लियाई में हम ये देखते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है डिक्रीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड कम है और रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो यानी बिग न्यूक्लियाई यानी लार्जर न्यूक्लियाई के केस में रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डोमिनेट कर रही है, जबकि स्मॉलर न्यूक्लियाई में अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो थी वो डोमिनेट करेगी। इस वजह से वो वहाँ पे स्टेबल रही, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स का क्या काम है कि न्यूक्लियॉन्स को साथ बाइंड करके रखना, और रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या काम है कि वो न्यूक्लियाई को अनस्टेबल बना देती है, प्रोटॉन्स को दूर दूर करके, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को दूर दूर करके। ठीक है, तो इन जो बिगर न्यूक्लिया हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसी वजह से वो फिशन के प्रोसेस में जाते हैं। यानी जैसे कि अब यूरेनियम का देखो, अब ये बिगर न्यूक्लिया है, अब इसमें जो है वो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डोमिनेट नहीं करी बल्कि रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा होने की वजह से, ये एटम ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इसमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो दूर दूर फासले पे हैं। इसी वजह से जब भी एक न्यूट्रॉन इसे हिट करता है तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस बन के और दो डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और साथ एनर्जी रिलीज होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मेसोन एक्सचेंज थ्योरी। न्यूक्लियर फोर्स जो हम देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स यानी उसमें न तो कोई चार्ज पे बेस कर रही है, तो फिर कैसे जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि वो हमारे स्मॉलर न्यूक्लियाई को स्टेबल बना रहे हैं। तो उसके लिए 1939 में युकावा ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम मेसोन एक्सचेंज थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सराउंडेड बाय द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पाई मेसॉन्स। उन्होंने कहा था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के गिर्द पॉजिटिव और नेगेटिव पाई मेसॉन्स भी हैं, और उन्होंने न्यूट्रल पाई मेसॉन्स का भी बाद में कहा था। तो उन्हें जब न्यूट्रॉन पॉजिटिव पाई मेसॉन्स के साथ मिलता है, यानी अगर न्यूट्रॉन एक है और इसके गिर्द पॉजिटिव पाई मेसॉन्स हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो प्रोटॉन्स बनाते हैं, और इसी तरह जब प्रोटॉन्स नेगेटिव पाई मेसॉन्स के साथ मिलते हैं तो न्यूट्रॉन्स बना देते हैं, ये उन्होंने कहा था। तो इस वजह से ये क्या है, कन्वर्जन हो रही है, यानी न्यूट्रॉन से प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स। This type of interaction indicates that positive and negative pi mesons oscillate between the neighboring protons and neutrons. क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पाई मेसॉन सराउंड कर रहे हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, तो यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बार बार एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यानी ये मेसॉन जो है ये एक तरह का ऑसिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफ मेसॉन्स बिटवीन द टू नेबरिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स एंड दस क्रिएटिंग बाउंड बिटवीन देम। और इसी वजह से इन दोनों के दरमियान, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डायरेक्टली कन्वर्ट और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, बार बार यही काम हो रहा है, तो इनके दरमियान क्या है, एक बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स यहाँ से ओरिजिन में आई थी, और यहीं से हमें पता चला कि न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो बिल्कुल बाउंड टुगेदर हैं। अब जैसे कि ये देखें, वैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन में क्या है, रिपल्जन हो रही है, और न्यूट्रॉन तो वैसे न्यूट्रल है, तो यहाँ पे रिपल्जन हो रही है। न्यूक्लियर फोर्स क्या कहती है कि प्रोटॉन
प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये सब में क्या हो रही है कि अट्रैक्शन हो रही है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो अब न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हैं, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है। और मीज़ोन थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में है वो जो बॉन्डिंग है वो किसकी वजह से है, पाई मेसॉन्स की वजह से है, जिनकी नेचर क्या है वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। और इसी वजह से और वो इन्हीं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान में ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है, ऑसिलेट करते रहते हैं, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते रहते हैं, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करते रहते हैं। और इसी वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में जुड़े रहते हैं, इनके दरमियान में बॉन्डिंग रहती है। और यहीं से हमें पता चला था कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, हमेशा से वो अट्रैक्टिव रही है। थैंक यू सो मच।